कहते हैं कि राजस्थान एक ऐसी जगह है जिसके हर हिस्से में कोई ना कोई कहानी या राज दफन है। और आज की कहानी भी राजस्थान के एक ऐसे ही रहस्यमय किले की है जिसकी कहानी कहां से शुरू होती है, कहां खत्म, किसी को नहीं पता। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? क्राइम टच चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी एक ऐसे किले की है जिसको लेकर तमाम किस्से और कहानियां हैं। और जब भी भारत की सबसे भूतिया और श्रापित जगह का जिक्र होता है तो इस किले का नाम सबसे पहले लिया जाता है। दिल्ली से लगभग 235 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर जिले में तीन तरफ से अरावली की पहाड़ियों के बीच में किला बना हुआ है जिसका नाम है भानगढ़। भानगढ़ किले को साल 1573 में आमेर के राजा भगवान दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए बनवाया था। जब यह किला बनकर तैयार हुआ था तो यह बहुत ही आबाद और खुशहाल हुआ करता था और उस वक्त पूरे भानगढ़ में 10,000 से भी ज्यादा घर हुआ करते थे। मगर फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक हंसता खेलता शहर खंडहर में बदल गया और आज लोगों के बीच भानगढ़ किले का इतना खौफ है कि लोग वहां दिन में भी जाने से कतराते हैं। बाकायदा भारतीय पुरातत्व विभाग जो कि इस किले की देख रेख का काम करती है, उसने एक बोर्ड पर यह साफ साफ लिखा रखा है कि सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने के बाद किसी भी इंसान का इस किले में जाना सख्त मना है। यानी कि आप दिन के उजाले में तो भानगढ़ के किले में जा सकते हैं, पर अंधेरा होने से पहले ही आपको वहां से बाहर आना होगा। इस किले के खंडहर और भूतिया होने के पीछे की वजह वैसे तो आज भी साफ साफ किसी को नहीं पता, मगर इसको लेकर कहानी बहुत है। और उन कहानियों में भी दो ऐसी कहानी है जिन पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं। इनमें से जो पहली कहानी है वह गुरु बालूनाथ से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब आमेर के राजा भगवान दास भानगढ़ किले को बनवा रहे थे तो वहीं कुछ दूरी पर गुरु बालूनाथ नाम के एक योगी तपस्या करते थे। जब उन्हें पता चला कि आमेर के राजा यहाँ पर एक भव्य किला बनवा रहे हैं तो उन्होंने राजा भगवान दास के पास एक पैगाम भिजवाए और उन्हें अपने पास बुलवाया। उसके बाद जब राजा भगवान दास गुरु बालूनाथ के पास पहुंचे तो उन्होंने राजा से कहा कि आप जिस किले को बनवा रहे हैं उसे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर एक बात का ध्यान रखना कि इस किले की ऊंचाई इतनी मत कर देना कि इसकी परछाई दिन के किसी भी वक्त जहां मैं तपस्या करता हूं वहां तक पहुंचे और मुझे छुए। उन दिनों जितने भी साधु संत और महात्मा हुआ करते थे सभी बहुत सिद्ध हुआ करते थे और सभी का बहुत आदर किया जाता था और उनकी किसी भी बात को हल्के में नहीं लिया जाता था। इसलिए राजा भगवान दास ने भी गुरु बालूनाथ की बात को सुनने के बाद ठीक वैसा ही किया और भानगढ़ किले की किसी भी भाग की ऊंचाई इतनी नहीं की कि उसकी परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच सके। गुरु बालूनाथ के इस बात का ख्याल अगली 2 पीढ़ी तक तो रखा गया, मगर कहते हैं कि जब तीसरी पीढ़ी ने भानगढ़ की गद्दी संभाली तो उन्होंने इस बात को सीरियस नहीं लिया और गुरु बालूनाथ की दी हुई चेतावनी को अनसुना कर दिया। इसके बाद उन्होंने भानगढ़ किले को और ऊंचा करवा दिया, जिसकी वजह से उस किले की परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच गई। जब भानगढ़ किले की परछाई ने गुरु बालूनाथ को छुआ तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उसी वक्त उन्होंने भानगढ़ को श्राप दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा। कहते हैं कि गुरु बालूनाथ के इसी श्राप के बाद भानगढ़ पर मुसीबत टूटी और पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि 1783 में जो चालीसा काल आया था जिसमें कि मरने वालों का आंकड़ा करोड़ों में था, वह काल गुरु बालूनाथ के श्राप की वजह से ही आया था, जिसने भानगढ़ समेत पूरे उत्तर भारत के करोड़ों लोगों को भूखा मरने पर मजबूर कर दिया था। बाद में ऐसा नहीं है कि किसी और ने वहां बसने की कोशिश नहीं की, बल्कि कई लोगों ने भानगढ़ में बसना चाहा। कई लोगों ने वहां नए मकान बनाने की भी कोशिश की, मगर कहते हैं कि जो भी वहां मकान बनाते हैं उसकी छत कभी नहीं टिकती और हमेशा गिर जाती है। और लोगों का मानना है कि यह सब भानगढ़ के श्रापित होने की वजह से ही होता है। दूसरी कहानी जिस पर लोग सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं वह कहानी जुड़ी है एक राजकुमारी से। कहते हैं कि एक वक्त जब भानगढ़ बहुत ही आबाद और खुशहाल हुआ करता था तब इस किले के महल में एक राजकुमारी रहा करती थी जिसका नाम था रत्नावती।
राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी और उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे, जिसकी वजह से आए दिन बड़े बड़े राजाओं की शादी के न्योते आते रहते थे। मगर इन राजाओं के अलावा एक और शख्स जो राजकुमारी रत्नावती का दीवाना था, उसका नाम था सिंघिया। सिंघिया जो है वह एक तांत्रिक था और जब से उसने राजकुमारी रत्नावती को देखा तभी से वह उन पर बुरी तरह फिदा हो गया था और अब वह किसी भी तरह से राजकुमारी रत्नावती को पाना चाहता था। मगर उसे पता था कि वह सीधे तरीके से कभी राजकुमारी को नहीं पा सकता, क्योंकि कहाँ वह शमशान में रहने वाला एक तांत्रिक और कहाँ वह महलों में रहने वाली राजकुमारी। इसलिए उसने राजकुमारी रत्नावती को हासिल करने के लिए दूसरा तरीका ढूंढ निकाला और अब बस वह सही मौके की फिराक में लग गया। एक दिन आखिरकार उसे यह मौका मिल ही गया। हुआ ये कि उस दिन राजकुमारी रत्नावती की एक दासी भानगढ़ के बाजार में आई। दरअसल वह दासी राजकुमारी के लिए इत्र खरीदने आई थी और तांत्रिक सिंघिया को किसी ऐसे ही मौके का तलाश था। जब वह दासी राजकुमारी के लिए इत्र खरीदकर वापस जाने लगी तो तांत्रिक सिंघिया ने उस दासी को किसी बहाने से रोक लिया और क्योंकि वह तंत्र मंत्र की विद्या में माहिर था, इसलिए जो इत्र दासी ने राजकुमारी रत्नावती के लिए खरीदा उसने उस इत्र के ऊपर चुपके से काला जादू कर दिया। उसके बाद जब वह दासी इत्र लेकर राजकुमारी रत्नावती के पास पहुंची और जब वह इत्र उसने राजकुमारी को दिया तो उस इत्र को देखने के बाद राजकुमारी को कुछ शक हुआ। कहते कि जो राजकुमारी रत्नावती थी वह भी बहुत ही सिद्ध थी, इसलिए इत्र देखते ही उन्हें पता चल गया कि इस इत्र पर किसी ने तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया है। फिर जब राजकुमारी ने अपनी दासी से पूछा कि बाजार में तुम्हें कोई मिला था क्या, तो उसने तांत्रिक सिंघिया के बारे में बताया। सिंघिया का नाम सुनते ही राजकुमारी को सारा माजरा समझ में आ गया और उन्होंने वह इत्र की शीशी एक पत्थर पर दे मारी, जिसकी वजह से वह सारा का सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। दरअसल तांत्रिक सिंघिया ने उस इत्र पर ऐसा काला जादू किया था कि जो भी उस इत्र को लगाता वह उस तांत्रिक के वश में हो जाता और खुद ब खुद उसके पास आ जाता। पर क्योंकि राजकुमारी ने शक की वजह से इत्र का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए राजकुमारी तो बच गई, मगर जिस पत्थर पर वह इत्र बिखरा उसी पत्थर के अंदर वह सारा का सारा जादू टोना समा गया, जिसकी वजह से हुआ ये कि अब वह पत्थर खुद ब खुद लुढ़क कर तांत्रिक सिंघिया के तरफ बढ़ने लगा। तांत्रिक सिंघिया ने जब देखा कि एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कता हुआ बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है तो उसे सारी बात समझने में देर नहीं लगी, मगर इससे पहले कि वह कुछ कर पाता पत्थर उसकी छाती पर चढ़ गया और क्योंकि वह पत्थर बहुत बड़ा था इसलिए अब उस तांत्रिक का जिंदा बचना नामुमकिन था। मरते मरते उसने एक श्राप दिया और कहा कि राजकुमारी रत्नावती सहित इस भानगढ़ के सभी लोग मारे जाएंगे और इन सभी लोगों की आत्माएं ता उम्र भानगढ़ के किले में भटकती रहेगी। यह श्राप देने के बाद तांत्रिक सिंघिया तो मर गया, पर कहते हैं कि उसके मरने के कुछ वक्त बाद भानगढ़ और उसके पास के एक और राज्य अजबगढ़ के बीच बहुत भयंकर युद्ध होता है, जिसमें पूरा भानगढ़ तबाह हो जाता है। इस लड़ाई में अजबगढ़ की सेना पूरे भानगढ़ में कत्लेआम मचाती है, जिसमें रानी रत्नावती सहित भानगढ़ के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। हालांकि इतिहास में कहीं भी भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच हुई युद्ध का कोई जिक्र नहीं है, पर सदियों से यही कहानी सुनी और सुनाई जा रही है। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद भानगढ़ का किला कभी आबाद नहीं हो पाया और ना ही उसके बाद कोई यहाँ बस पाया। वक्त बीतने के साथ साथ भानगढ़ और वीरान होता चला गया और आज भूतों का गढ़ बन चुका है। कहते कि युद्ध में मारे गए सभी लोगों की आत्माएं आज भी भानगढ़ में मौजूद है। भानगढ़ में आज भी रोज रात को बाजार सजता है, खंडर हुई इमारतें फिर से खड़ी होती है, अंदर आज भी राजा का दरबार लगता है और राजा आज भी अपने फैसले सुनाते हैं। वहाँ के लोकल निवासियों का कहना है कि उन्हें रात को अंदर से चीखने की आवाज़ आती है, कभी हंसने की आवाज़ आती है तो कभी घुंघरू बजने की आवाज़ आती है। वह यह भी बताते हैं कि भानगढ़ किले के अंदर आज तक जो भी रात में गया वह फिर कभी जिंदा लौटकर नहीं आया, और अगर कोई जिंदा वापस आ भी गया तो उसकी दिमागी हालत खराब हो जाती है या फिर उसकी दुर्घटना में मौत हो जाती है। इसके अलावा एक और चीज जो इस किले के बारे में मशहूर है वह ये कि जब भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ तो उस वक्त बहुत सारा खजाना भानगढ़ के किले में छुपाया गया,
ताकि बाद में जब भी मौका मिले उसे वहां से बाहर निकाला जा सके। और इसी खजाने को आम लोगों की नज़रों से बचाने के लिए ये अफवाह फैलाई गई कि भानगढ़ किले में आत्माओं का वास है। पर क्योंकि भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच हुई युद्ध का कोई इतिहास ही नहीं है, इसलिए वहां किसी खजाने की छिपने होने की बात में कितनी सच्चाई है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। एक कमाल की बात और है कि हर किले का शुरू से लेकर अंत तक अपना एक इतिहास होता है। भानगढ़ का किला कैसे और किसने बनवाया इसका तो इतिहास है, मगर यह तबाह कैसे हुआ इसका इतिहास में कोई जिक्र नहीं है। और यही चीज भानगढ़ के किले को और रहस्यमय बनाती है। दिन में भानगढ़ घूमने गए लोगों में से कई लोग यह भी बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनका कोई पीछा कर रहा हो। ऐसा लगता है जैसे वहां कोई दिखाई देने वाली शक्ति मौजूद हो। भानगढ़ में जो मृतकों की हवेली है उसमें से किसी को घुंघरू के बजने की आवाज आती है तो किसी को ऐसा लगता है जैसे उनका कोई गला घोट रहा हो। तो कोई कहता है कि जब वह राजकुमारी रत्नावती के कमरे में गया तो उसे वहां थप्पड़ पड़े। इन खबरों के आने के बाद तब से लेकर अब तक कई बड़े न्यूज चैनल की टीम और पैरामार्स सोसाइटी ऑफ इंडिया के लोग रात के वक्त वहां जाकर भानगढ़ की पड़ताल कर चुके हैं। वह सभी लोग अपने साथ भूतों और आत्माओं की मौजूदगी बताने वाला डिवाइस भी लेकर गए। उनकी पड़ताल में उन्हें भानगढ़ किले में नेगेटिव एनर्जी तो मिली, मगर वहां किसी आत्मा का वास है या नहीं इसका कोई सबूत नहीं मिला। और न ही उन्हें वहां कोई सजे हुए बाजार दिखे और न ही कोई राजा का दरबार। उनके हिसाब से लोगों ने भानगढ़ के बारे में जो कुछ भी सुना है या पढ़ा है सिर्फ उसी की वजह से लोगों को ऐसा भ्रम होता है कि वहाँ कोई मौजूद है और अलग अलग चीज महसूस होती है या फिर सुनाई देती है। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से रात के वक्त किले में एंट्री बैन करने के वजह से भी इन भूत प्रेत वाली बातों को हवा मिली। मगर वही दूसरी तरफ लोग आज भी इन किस्से और कहानियों को सच मानते हैं और उनके हिसाब से भानगढ़ किले में आज भी भूत और आत्माओं का वास है। कुल मिलाकर आज भी यह किसी को नहीं पता कि आखिरकार 300 साल पहले भानगढ़ में ऐसा क्या हुआ था कि वह ऐसा वीरान और खंडर बन गया और पूरे भारत की सबसे डरावनी और भूतिया जगह कहलाने लगा। तो यह थी पूरी कहानी भूतों के गढ़ भानगढ़ की। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी जानकारी जरूर पसंद आई होगी। ऐसी कहानी के लिए आप चाहे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।